ठीक है। तो आज फिर हम चालू करते हैं आपका केमिस्ट्री नीट के लिए, ठीक है ना। तो अगर पहली बात तो ये कि अगर जो आप नीट के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन या आईआईटी के लिए कर रहे हो तो आपको एनटीए का सिलेबस देखना है, ना कि एनसीईआरटी का, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनटीए यानी नीट के सिलेबस में या आईआईटी के सिलेबस में वो चीजें हैं, पहली चीज है। दूसरी बात आती है कि अगर जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको हार्ड क्यों लगता है, टफ क्यों लगता है। केमिस्ट्री को इजी बनाना है तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री को बनाना है। केमिस्ट्री क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वो बात की बात होते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो कैलकुलेशन होते हैं वो जो यूज होते हैं वो आपको आना चाहिए। तो पहला हम देखेंगे आपका बेसिक कैलकुलेशन जो यूज होता है, बेसिक कैलकुलेशन जो केमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है ना। पहला तो आपको वही है एडिशन, समझ रहे हो कि एडिशन सबको आता है पर कुछ लोगों को आता नहीं है, जिसके चलते वो मैथमेटिक्स से भाग गए। 5+3 ये तो सबको आता है, ठीक है। पर दूसरा जहां पर डेसिमल की बातें आती है वो आपको नहीं आता। 0.5+3 जिनको आता अच्छी बात है, जिनको नहीं आता देख लो। 0.5 है और इधर 3 है, तो आपको ये मैं नहीं लिख देना कि 0.3, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बोलना क्या चाह रहा है। 3 देखो कुछ भी है उसके, अगर जो कुछ नहीं है तो उसके बाद क्या है 0.0, तो यानी 0.5 और बाद में क्या 3 के बाद कुछ भी नहीं, तो आप अपने से कंसीडर कर लो 3.0, तो कितना हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3, तो आंसर आ गया आपका 3.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आपको समझ में आया, एडिशन का पहला रूल डेसिमल वाला। दूसरा रूल जो होता है आपका प्लस और माइनस का रूल होता है कि देखो अगर जो प्लस है और माइनस है तो आपका आंसर किस में जाएगा, माइनस ही होगा, माइनस आएगा। बट फाइन जो यहाँ पे होगा क्या, फाइन उस डिजिट का होगा जिसके पास जो मतलब बड़ा वाले डिजिट के पास होगा, ठीक है। नहीं समझो कोई दिक्कत नहीं, आगे अभी समझ जाओगे। देखिए एडिशन हो गया नॉर्मली। दूसरा आपका 2 डिजिट वाला, ठीक है, ये तो यही वाली बात हुई 0.5 और 0.3, तो 5 3 कितना हो गया 8, तो 0.8। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए डिजिट वाला बिना डिजिट वाला एडिशन आपको आ गया। दूसरा हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ठीक है, पता है 5 - 3 करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट डिजिट वाला करिए 1 - 0.5, 1 - 0.5 है, देखिएगा 1 के बाद कुछ भी नहीं है तो आप समझ लीजिए क्या है 1.0, कुछ भी नहीं है मतलब वो पॉइंट के क्या है डिजिट है, उधर पॉइंट के बाद आप डिजिट लगा सकते हो। 0.5 मतलब 0.5 माइनस करिए, कितना आ गया आपका 5। भाई 0 है तो 0 में 5 जाएगा नहीं, तो आपने 10 ले इसको ले लिया तो कितना हो गया, एक कैरी लिया तो 10, 10 में 5 करोगे कितना आएगा 5, तो 0.5 आंसर आ गया। अब देखिए 0.5, चलो इसको समझने से पहले भी 5 में से 3 किया तो कितना आया 2, 1 में से 0.5 किया तो कितना आया 0.5। अब जरा देखिएगा 5 में से 3 किया तो कितना आया 2, उल्टा करो जरा 3 - 5, वही है 3 में से 5 करोगे तो आएगा 2, मतलब इधर कुछ भी नहीं तो आप समझ रहे हो प्लस ही है। देखो अब बात आती है कि प्लस में से माइनस करोगे तो आंसर तो माइनस ही आएगा, प्लस में से माइनस करोगे तो आंसर माइनस आएगा। बट फाइन यहाँ पे आपके आंसर में फाइन उसका आएगा जिसके पास जो बड़ा बड़ा डिजिट होगा वो वाला फाइन आएगा। यहाँ पे 3 और 5 में बड़ा डिजिट कौन है 5, 5 के पास कौन सा है प्लस है माइनस है माइनस, तो आपका जो आंसर आया तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई,
कोई प्रॉब्लम। डेसिमल का भी आपने माइनस देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक बात तो समझ में आ गई कि 2 डिजिट है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गए, तो 2 डिजिट में आप माइनस करो, प्लस माइनस माइनस आएगा, बट साइन उसका आएगा जिसके पास क्या होगा, बड़ा वाला साइन। देखो 5 में 3, 5 और 3 में बड़ा कौन है, 5, 5 वाले के पास कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो आंसर आया +2। 3 में से 5 माइनस किया तो +3 - 5 आएगा क्या, 2। बट साइन कौन सा आएगा, जिसके पास क्या होगा, बड़ा वाला डिजिट के पास जो साइन होगा, -5 यानी -2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, 1.0, ठीक है, 2 डिजिट का हमने बता दिया, आप क्या करो 3 डिजिट का ले लो, 1.05 - 0.8, इसको कैलकुलेट करो जरा, 1.05 - 0.8। देखो अब ये 3 डिजिट वाला है, तो क्या करना है हमें, पहले तो वही लिखो 1.05, फिर इन्होंने लिखा है 0.8, तो आपको ये नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आपको पॉइंट के सामने पॉइंट लगाना, जैसे 0.8, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर 5 आ गया, और 10 में से 8 कितना आ जाएगा, 2, और इधर आ जाएगा 0, तो आपका आंसर आ गया 0.25। तो ये समझ में आया, ठीक है। अब तीसरा हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी इजी है। 5 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15। चलिए अब ये ऐसे मल्टीप्लाई करो, -5 × 3 करो जरा, तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा, बट क्या -15, क्योंकि माइनस है। फिर आप क्या करो, 5 × -3 करोगे तो कितना आंसर आएगा, वो भी आएगा आपका -15। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मल्टीप्लिकेशन आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आ गया, लास्ट में क्या बचा आपका, डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन में जैसे आपका क्या है, 10/2 दे दिया जाए, तो आपको पता है इसका इससे भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी 2 और 10 करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आ रहा है तो इतना तो आता ही है। इसका जस्ट उल्टा करिए, 2/10, अब करके देखो। अब आपको ये नहीं करना कि 2 इधर रख दो, हमेशा आपको नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करना है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 10/2। अब देखो 10 को 2 से डिवाइड करो, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इधर देखो 0 करो, तो जब देखो अगर जो आपने इधर 0 रखा तो 0 करो, फिर पॉइंट, फिर 10 × 2 करो तो कितना आ जाएगा 20, तो 0.2, इसका आंसर आ गया 0.2। आपने क्या सीखा, हमेशा नीचे वाला ही ऊपर वाले को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। छापो, अच्छा यहाँ पे कर देते हैं अपन अब। चलो अब यहाँ पे देखना है यार, कहाँ गया मार्कर, यही है क्या, कौन सा मार्कर था यार, ये है। देखो अब लो एक और, 1/10, 1/100, 1/1000, ये तीनों को समझ गए तो आपको डिवाइड आ गया। ठीक है, चलिए पता है कि डिवाइड कैसे करना है, 10
1 ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं तो इधर 0 ले लो तो आ गया 0.1, तो इसका आंसर आ गया 0.1। ठीक है, 1/100 है यानी 1, यानी आपका 100 है तो 100 1, ऐसा तो होगा नहीं, तो 0 करो, तो इधर किया आपने 0 पॉइंट, फिर भी नहीं हो रहा, 100 का 10 में थोड़ी भाग जाएगा, तो एक और 0 करोगे, तो एक और 0 कर दो, अब करो 100, 100 को करोगे कितना आएगा 1, एक से कट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 0.01। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर 1/1000 यानी 1001, तो 0 करो, जरा 0 लगाओ तो कुछ हुआ नहीं, तो 0 पॉइंट, फिर एक 0 और लगाओ तो भी कुछ नहीं हुआ, फिर एक 0 और लगाओ, लगा दिए, अब 1 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पोर्शन कट जाएगा, तो कितना आ गया 0.001। समझ में आया? तो ये सिंपल सा डिवाइड था, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो हमारे लिए काम आएगा, किसमें? केमिस्ट्री में। चलो छापो इतना। हो गया? चलो चलो, अब नॉर्मल कैलकुलेशन, जैसे अगर जो आपको केमिस्ट्री में कहीं पे 10⁻1 दिखे तो समझ लेना वो क्या है 10, 10⁻2 दिखे तो समझ लेना वो क्या है 100, 10⁻3 दिखे, जितना लिखा हो पावर उसका है उतना 0 लगा दो, 3 है तो आप लगा दो 1 2 3, 10⁻4 दिखे तो कितना करोगे 1 2 3 4, नॉर्मली समझ में आया। ठीक है, 10⁻−1 दिखे इसका मतलब समझ जाना क्या 1/10 है, जिसका आपने अभी आंसर निकाला है कि 0.1 होगा। 10⁻−2 आपने देखा है, इसका मतलब क्या है 1/100, जिसका आपने आंसर निकाला 0.01। 10⁻−3 है यानी 1/1000 है, तो कितना होगा 0.001। ये आपको नॉर्मली पता होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, पहली चीज है पावर वाला गेम समझ में आया। दूसरा बात है आपको डेसिमल जो है, क्या डेसिमल को पूरे नंबर में कैसे, होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आपका 0.154 है, अब इसको हम बोलेंगे 0.154 है, इसको आप 154 में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे देखना। इफ डेसिमल को यहां पे लाना मतलब 1 2 3, तो मतलब जब आप यहां पे लागोगे तो कितना हो जाएगा 154.0, यही कह रहे हैं ना? नहीं समझ में आया भाई? जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि 0.154 है, अब डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाने का मतलब समझ रहे हो कि डेसिमल 4 के बाद आए, क्योंकि 4 के बाद 4.0 आया तो डेसिमल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 154.0 इंटू 10⁻। अब देखिएगा आप किधर से आए हो, आप इधर से उल्टा साइड जा रहे हो, ठीक है, पीछे साइड जा रहे हो, तो जो आपका जो डिजिट आएगा कितना 1 2 3, 10⁻3, पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो आएगा माइनस। ठीक है,
चलो एक हम साइन कन्वेंशन बता दे रहे हैं। अगर जो आप इफ साइड जा रहे हो डिजिट लेकर तो माइनस आएगा, अगर जो इफ साइड जा रहे हो डिजिट लेकर तो प्लस आएगा। ठीक है, इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा। 0.72 है, इसको आप डिजिट में लेकर आओ, मतलब होल नंबर में, तो कितना हो जाएगा 1 2, कितना हो जाएगा 72 इंटू कितने डिजिट लेकर आए 1 2, इन दो तो 10 टू पावर -2, क्योंकि आप इधर जा रहे हो तो -2 लेकर आओगे। फिर 0.385, अब 0.385 को हम बोले 38.5 बनाइए, कितना 38.5, 1 2 तो कितना हो जाएगा 38.5 इंटू 10 की पावर कितना है इधर 1 2 तो -2। इतनी बात समझ में आई डेसिमल का मतलब। चलिए यार, नेक्स्ट 0.5 है, 3.5 है, और आपसे बोला जा रहा है कि इसको 35 में कन्वर्ट करो। तो क्या करोगे, इफ ये जो आपका डेसिमल है इसको इधर ले जाओगे, यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 35 नहीं है, उसमें तो साइन कन्वेंशन वही रहेगा। आपके पास क्या है 35 है, ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इसको किस में कन्वर्ट करिए 0.35 में, कितना 0.35 में, तो 35 है मतलब 35.0 है, तो इस जीरो को कहां ले जाओगे 1 2, तो 0.35 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 2। अब प्लस आएगा क्योंकि आप किधर ले जा रहे हो डेसिमल को, इस साइड ले जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 23.75, 23.75 है, अब आपसे बोला जाएगा कि 2.375 करिए, तो क्या करोगे, इसको यहां पे लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो 2.375 इंटू 10 टू पावर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि आप इधर आ रहे हो, इधर जब आओगे तो आपको लगेगा क्या प्लस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, छापो आ गई हो तो। फिर एक आपको तीसरा यहाँ पे मिलेगा यार, ये ठीक है, एक्स एम, एक्स की पावर एम आ गया, डॉट एक्स की पावर एम, डॉट एक्स की पावर एम, तो इसको क्या लिखोगे आप एक्स, क्योंकि बेस दोनों का क्या है सेम है, एक्स एक्स, एक्स की पावर एम डॉट एक्स पावर एन, मतलब एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर एन। तो आप क्या लिखोगे, इनको ऐसे लिख सकते हो एक्स एम प्लस एन, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका आ गया 10 की पावर 2 डॉट 10 की पावर 3, या डॉट की जगह हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 3, तो आपका कितना आ जाएगा 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 3, तो आपका आ जाएगा 10 फिर 2 प्लस 3, मतलब कितना आ जाएगा आपका 10 टू पावर 5। समझ में आया ये, चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक कैलकुलेशन की जरूरत आपको और पड़ सकती है, कहां पे लिखें, चलो यहां पे लिख देते हैं, एक मिनट यार, इसको हम इंक कहां गया, चलो इंक बाद में करते हैं, आगे इसको हम एक लिख लेते हैं बाद में। अगर जो आपके पास है 1 अपॉन एक्स की पावर एम, तो आप अगर जिसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर माइनस एम, कहने का मतलब 1/10 की पावर कितना है 2, 10 टू पावर 2, अगर जिसको आप ऊपर ले जाना चाह रहे हो तो कितना हो जाएगा
10 टू पावर -2। समझ में आया? क्योंकि ये जो माइनस होगा यानी जो m है वो किस में कन्वर्ट हो गया, -m में। 1/10 टू पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, 10 टू पावर 3। इतनी बात समझ में आई तो जोड़ लो, मतलब छाप लो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन क्या हुआ, खत्म। ठीक है, अब आगे, अब हम बताएंगे आपको केमिस्ट्री क्या होती है, तब तक इसको छापो। हो गया, चलो। चलो देखो, अब कुछ कैलकुलेशन जो मतलब कुछ अपने यहाँ पे यूज हो रहे हैं, किसमें, केमिस्ट्री में। देखो 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, ठीक है, 10 टू पावर, चलिए, अगर जो 10 टू पावर 1 लिखा है, इसका मतलब केमिस्ट्री में शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करते हैं, डेका। 10 टू पावर 1 मतलब क्या है, ये आपका डेका। 10 टू पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, हेक्टो, हेक्टो, ठीक है। 10 टू पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, किलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपको किसमें यूज होगा, यूनिट कन्वर्जन। जब हम करेंगे क्वेश्चन का आंसर तब वहां पे आएगा यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि नीट वाला एनटीए या आपका कोई भी हो, आईआईटी जेई वाले, वो हमेशा किससे खेल जाते हैं, कभी कभार आंसर चारों ऑप्शन सेम दे देंगे बट यूनिट का डिफरेंस देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। 10.6 का मतलब होगा मेगा, 10 टू पावर 6 यानी मेगा। 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9 मतलब हो जाएगा आपका गीगा, GIG। अब इसी का माइनस फॉर्म में क्या होता है, 10 टू पावर माइनस में, अब जब वो सेम चीज जैसे 10 पावर 1, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर 2, तो 10 टू पावर -2, ये सब आ जाए तो आप क्या बोलोगे, 10 टू पावर -1 है, इसको बोलोगे डेफी। 10 टू पावर -2 है तो इसे बोलोगे आप फेंटी, ठीक है, जैसे सेंटीमीटर वगैरह होता है, सेंटीमीटर वगैरह, तो यही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 10 टू पावर -3 है, इसे बोलोगे मिली। 10 टू पावर -6 है, इसे बोलोगे माइक्रो। 10 टू पावर -9 है, इसे बोलोगे नैनो। कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 टू पावर -12 है तो उसको बोल दोगे पीको। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई कि 10 टू पावर 1 मतलब डेका, 10 टू पावर 2 यानी हेक्टो, 10 टू पावर 3 यानी किलो, 10 टू पावर 6 यानी मेगा, 10 टू पावर 9 यानी गीगा, 10 टू पावर -1 यानी डेफी, 10 टू पावर -2 यानी फेंटी, 10 टू पावर -3 यानी मिली, 10 टू पावर -6 यानी माइक्रो, 10 टू पावर -9 यानी नैनो, और 10 टू पावर -12 यानी पीको। समझ में आया? चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब बात आती है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे, जैसे वो दे देगा 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, घबराना नहीं है, एंगस्ट्रॉम वगैरह क्या होता है सब आपको बताया जाएगा, अभी हम केवल यूनिट कन्वर्जन बता रहे हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो जाएगा आपका 10 टू पावर -10 मीटर, 10 टू पावर -10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम को अगर जो 10 टू पावर -10 मीटर लिख दे तो घबराना नहीं है, वो अपने में समझ लेना को क्या 10 टू पावर -10 मीटर। फिर 1 पिकोमीटर कहाँ गया, 1 पिकोमीटर का मतलब 10 टू पावर -12। 1 एटीएम का मतलब कितना होता है, ये प्रेशर की यूनिट है, 1 एटीएम यानी 750 mmHg,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब हम पढ़ाएंगे आपको, जब वो चैप्टर आएगा बेसिकली तभी तुमको पता चलेगा कि एमएम क्या होता है, एसजी क्या होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आता है आपका 1 बार। 1 बार मतलब होता है 10, कहाँ गया, 1 बार यानी 10⁵ पास्कल। पीए मतलब क्या रे, पीए मतलब क्या हो जाएगा, पास्कल, पर्सनल असिस्टेंट नहीं ना। चलिए ठीक है, बाकी और ऐसी चीजें हैं जो आएंगी तब वहां पे हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, छाप लो इसको। हो गया, चलो। अब कुछ एफआई यूनिट के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, जो आप पढ़ते आए हो पर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे फिजिकल क्वांटिटी, उसके बारे में आप सबसे अच्छा डीपली कहाँ पे पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये पर यहाँ पे भी तो होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, यानी कोई भी जैसे अल्फा बीटा वगैरह इनके सब जो सिंबल होते हैं ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एफआई यूनिट, यानी उसका एफआई यूनिट पर्टिकुलर क्या है। ठीक है, चलिए अब आपसे कोई फिजिकल यूनिट हम बोले कि लेंथ। लेंथ में क्या करते हैं हम, किसी की लंबाई ही तो मापते हैं, लंबाई मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। तो किसमें होता है, किलो। कभी आप देगा कि चलो यहाँ से वहां तक कर रहे हो, स्केल ले लिए, 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, पर एक बात याद रखो, 1 किलोमीटर में क्या आया, मीटर आया, 1 किलोग्राम नहीं होगा। ठीक है ना, तो किलो का मतलब समझ गया, अभी हमने बता दिया यूनिट कन्वर्जन। तो आपसे कोई पूछे लेंथ, लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एल। और एफआई यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर। समझ में आया, एम, स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, अरे यार, ठीक, लेंथ हो गया। फिर उसके बाद हम किसकी बात करें, वेट। वेट यानी वजन, और वजन यानी जो होता है हमारा मास होता है। तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका किलो। किलो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केजी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और जो वेट है, वेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कहीं पे भी लिखा आ जाएगा एम, मतलब समझ ले रहे हो किसकी बात चल रहा है, वेट का। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, इतनी बात दिक्कत नहीं। फिर आपका आएगा टाइम। टाइम, टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल टी। क्या, स्मॉल टी। और जो स्मॉल टी का जो आपका एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, सेकंड। क्या, सेकंड। याद रखिएगा, टाइम की एसआई यूनिट मीटर में नहीं है, अगर जो मीटर में दिया है तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, टेम्परेचर को तो आपको पता है, टेम्परेचर किसमें होता है, टी, कैपिटल टी, यानी किसमें होगा, केल्विन में। क्या, केल्विन, कोई दिक्कत नहीं। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। केल्विन में नहीं तो फिर आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। सबसे बड़ी बात जो आपको काम आएगी यहाँ पे अपने केमिस्ट्री में, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मतलब समझते हो कि कितना अमाउंट किसी भी सबस्टेंस का गिवन है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका मोल। ठीक है, देखिएगा, स्मॉल एन मतलब क्या है, आपका मोल। समझ में आया कि नहीं आया, स्मॉल एन, स्मॉल एन है, एम नहीं है। एन मतलब क्या है, मोल, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी एसआई यूनिट भी क्या है, आपका मोल। ठीक है, ठीक है,
तो ये हुए, इसकी एसआई यूनिट क्या है, मोल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो लेंथ है तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। वेट का एसआई यूनिट क्या है, किलो यानी केजी। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है सेकंड होती है। और टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होती है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसमें होता है, आपका मोल। ठीक है, अगर जो ये इनमें नहीं गिवन है तो आप इसको क्या करोगे, इनमें कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलो। तो आपको जितने भी कैलकुलेशन थे हमने सिखा दिए। बात आती है लॉगरिथम वगैरह की, तो फालतू के अभी नहीं सीखते अपन। ठीक है, लॉगरिथम के सबसे ज्यादा आएंगे क्वेश्चन वहां पे आयोनिक इक्विलिब्रियम पे, तो वहां पे हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आपका जितना भी था 99% हमने कैलकुलेशन बता दिया। 1% में यही लॉगरिथम वगैरह आता है। चलो छाप लो। हो गया, चलिए। चलो, अब हम चालू करेंगे अपना केमिस्ट्री। ठीक है, तो अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पहले क्या पढ़ रहे थे, वो था आपका केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री में बेसिक कैलकुलेशन। अगर जो वो आपको पता ना होता तो आप केवल केमिस्ट्री रट सकते थे। ठीक है, अब बात आती है कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, कोई आपसे पूछ दे एक्चुअली में कि केमिस्ट्री है क्या, तो आप बोलोगे मैटर जो होता है, मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे उसका कंपोजिशन हो गया, इन्हीं सबको पढ़ने के, या उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, यही सब को हम क्या बोलेंगे, आपका केमिस्ट्री। तो आप बोल सकते हो केमिस्ट्री डील विद दी, केमिस्ट्री कहाँ गया यार, केमिस्ट्री डील्स विद, यानी डील्स विद मतलब कि हम क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री है क्या, तो इसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो पहली बात आपसे कोई पूछे केमिस्ट्री है क्या, तो आप बोलोगे मैटर का जो कंपोजिशन हो गया, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी को ही पढ़ना हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। दूसरे टर्म में बोल सकते हो कि आपको अभी हम बताएंगे कि मैटर के अंदर एटम मॉलिक्यूल आएंगे, तो दूसरे लैंग्वेज में बोलोगे कि जो आपके क्या है, एटम या मॉलिक्यूल की साइंस को भी हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। कोई दिक्कत नहीं। दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि इट इज अ साइंस ऑफ, अरे एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना भी क्या होता है, केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे एक नया चीज आया मैटर, हम आगे चल के आपको बताएंगे मैटर क्या होता है। फिर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, या बोल सकते हो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। होते तो बहुत है, पर अभी आपके लेवल पे केवल 3 ही केमिस्ट्री होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि केमिस्ट्री है क्या, तो आप बोलोगे कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कंपोजिशन या स्ट्रक्चर की स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। या दूसरे टर्म में बोलोगे कि एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी को बोलते हैं हम आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 3 पार्ट में होता डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल में हम मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं, आपका जो भी आपके जैसे एटम मॉलिक्यूल के चैप्टर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ये सब आ जाएंगे आपके फिजिकल के अंदर। इनऑर्गेनिक के अंदर जो भी आपने पीरियोडिक टेबल वगैरह आता है वो सब आ जाते हैं किसके अंदर है, केमिकल बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक आपका पूरा बुक ही है दूसरा पार्ट, ठीक है, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, दोनों के दूसरे पार्ट क्या है आपके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इतनी बात समझ में आई, छापो। फिर अपन देखेंगे अब कि क्या होता है मैटर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आपका मैटर क्या होता है। लोग आके पूछते हैं ना कि भाई क्या मैटर हुआ, ठीक है। मैटर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास एक क्या हो, मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह यानी स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हो, मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मैटर यानी बोल सकते हो कि सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, ठीक है। तो उसे आप बोलोगे मैटर, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि मैटर क्या है तो आप बोलोगे मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है और वो कुछ ना कुछ एक जगह ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम हो गए ह्यूमन, ह्यूमन भी कहीं ना कहीं मैटर है, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, एक मास है, हमारा कुछ वजन होगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है हम कहाँ पे हैं, हम जिस जगह पे हैं तो उस जगह भी तो हमने कवर करके रखा है, तो हम भी क्या है, मैटर। एटम मॉलिक्यूल भी क्या है आपके, मैटर। तो आपको एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये सब क्या है, मैटर। चलिए अब आगे चल के देखते हैं मैटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जो आपका मैटर होता है ना, मैटर को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला ओटीबी यानी ऑन द बेसिस ऑफ किसका, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। दूसरा हम किस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। चलिए, पर आपको ये पता हो जाना चाहिए कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलोगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पढ़ के आ रहे हैं हम मोल कॉन्सेप्ट, या 11th के अकॉर्डिंग चलोगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई तो अच्छी है। जो आपका फिजिकल स्टेट है, पहला होगा आपका सॉलिड, दूसरा होगा आपका लिक्विड, तीसरा हो जाएगा आपका
गैस, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका सॉलिड होता है, चलो आगे पूरा वो बता देते हैं, क्या पूरा एक चार्ट बता देते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अब केमिकल के अकॉर्डिंग ये भी दो टाइप के होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्योर के अंदर हम क्या देखेंगे, आपका जो प्योर सब्सटेंस होंगे मिक्स, यानी उधर क्या हो जाएगा मिक्सचर। प्योर मतलब प्योर है, केवल एक ही एलिमेंट से मिलकर बना होगा, तो प्योर जो होगा आपका दो टाइप के होते हैं, प्योर भी क्लासिफाई है आपका, और दूसरा क्या है आपका, यानी ये दो पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, ठीक है। याद रखिएगा एलिमेंट ही क्या है, एटम्स। तो एनसीईआरटी कभी कभार एलिमेंट को क्या बताते थी, बनाएगी एटम, एलिमेंट ऑब्लिक एटम्स, ठीक है। चलिए दूसरा आता है आपका मिक्स, मिक्स या मिक्सचर बोल दोगे तो इसमें दो टाइप के आते हैं आपका, एक आएगा आपका होमोजीनस और दूसरा आ जाएगा आपका हेट्रोजीनस, ठीक है। 12th के बाद जाओगे तो आपको इधर भी पता चलेगा कि हेट्रोजीनस भी क्लासिफाई होते हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट रुको ना तुम। सॉलिड, लिक्विड और गैस को बताने से पहले हम कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। चलो आगे तो डेफिनेशन देख लो तुम। सॉलिड वो सब्सटेंस होंगे जिनके डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी जिनका वॉल्यूम वो शेप भी क्या होगा, एक प्रॉपर होगा, डेफिनिट यानी आप समझो प्रॉपर, तो प्रॉपर शेप होगा, प्रॉपर वॉल्यूम होगा। लिक्विड यानी डेफिनिट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनिट शेप, यानी लिक्विड का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम तो डेफिनिट होगा यानी प्रॉपर होगा, बट शेप उसका कोई प्रॉपर नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, जिस सांचे में ढाल दोगे उसमें वो ढल जाएगा। गैस का मतलब क्या है कि नो डेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप, न तो डेफिनिट वॉल्यूम होगा ना तो डेफिनिट शेप होगा गैस का। चलिए एक एक करके हम देखते हैं, कहाँ गया यार, चलिए आप गौर से देखो, ये क्या है, एक सॉलिड ही है, मार्कर क्या है, सॉलिड है, ये जो आप देख रहे हो ये भी क्या आपका सॉलिड है। मतलब इन दोनों में आपको एक चीज दिख रहा है कि इनका एक डेफिनिट शेप है, ये ऐसा रेक्टेंगुलर है, ये सिलेंड्रिकल है, ये किसका पर्टिकुलर क्या है शेप है, पर इसका एक एग्जैक्टली वॉल्यूम भी है, जो इसने इतना ऑक्यूपाई किया है, इसका ये वॉल्यूम है। तो सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका डेफिनिट शेप होगा और डेफिनिट वॉल्यूम होगा। दूसरी बात आती है आपका लिक्विड, लिक्विड है तो लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम तो होगा, डेफिनिट वॉल्यूम बट डेफिनिट शेप नहीं होगा। कैसे, देखो पहली चीज है, जब आपसे कोई पूछे कि लिक्विड क्या है तो आप बोलोगे लिक्विड डेफिनिट वॉल्यूम होता है बट इसका डेफिनिट शेप नहीं होता, यानी एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है लिक्विड का बट प्रॉपर शेप नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल लिया आपका बॉटल है, बॉटल में जो है भरा है इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, 20 ml 15 ml जो भी होगा है, बट इसका कोई शेप नहीं है। अभी बोलोगे सर सिलेंड्रिकल है, चलो वॉल्यूम का मान लिया सिलेंड्रिकल है, पर अगर जो इसी लिक्विड को निकाल के हमने किसके अंदर डाल दिया है, इसके अंदर,
तो ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा। इसी पानी को अगर जो मैं फर्श पे बिखेर दूं तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। तो समझ में आया कि लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता, केवल और केवल वॉल्यूम होता है। ठीक है। फिर आता है तीसरा, गैस। गैस की ना तो शेप कोई डिफिनिट यानी ना तो कोई शेप निश्चित होता, ना तो उसका वॉल्यूम निश्चित होता, यानी ना तो डिफिनिट वॉल्यूम ना तो डिफिनिट शेप। एग्जाम्पल क्या है आपके, गैस। अब जैसे आपका ये परफ्यूम हो गया, परफ्यूम को जब आप देखो, आपने यहाँ पे निकाला, आपको दिखा भी नहीं होगा शायद। क्यों? क्योंकि ना तो इसका एक शेप है ना तो इसका एक वॉल्यूम है। निकलने के बाद आप इसका वॉल्यूम भी मेजर नहीं कर सकते। कहने का मतलब नॉर्मली अगर जो आप कोई भी पैरामीटर न लगाओ, आप नॉर्मली यहाँ पे गैस को प्रेशराइज कर दिए, पर उसका गैस का ना तो कोई शेप होता ना तो कोई वॉल्यूम होता। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो चलो, फिर आता है आपका प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस का मतलब ये होगा कि ओनली वन टाइप ऑफ, बोल सकते हो क्या, मटेरियल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सबस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ केवल एक टाइप का सबस्टेंस रखा रहेगा अपने पास। तो जैसे हुआ एलिमेंट और दूसरा हुआ कंपाउंड। तो एलिमेंट यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड है। मेटल, जो 10th में पढ़ के भी आए हो आप, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर उसके बाद मेटलॉइड। ठीक है। ये क्या होता है, डिटेल्स में जाएंगे कहाँ पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। आ गई? ठीक है। क्या स्पेलिंग गलत है? लो लो। मेटल में क्या क्या आपने पढ़ा, जो आपका पूरे एफ ब्लॉक थे, हालांकि अभी नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ एग्जाम्पल ले लो फिर। ठीक है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या आपके मेटल। नॉन मेटल यानी क्या हुए आपके, जैसे एग्जांपल के लिए हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या इतने ही होते हैं? बहुत होते हैं। पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। फिर आता है आपका मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या हो गया, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन। कंपाउंड, अब देखिए कंपाउंड क्या क्या हो गया, जैसे HCl, H2SO4, कोई दिक्कत नहीं, HBr। यानी आपने कंपाउंड देखा कि क्या बना हुआ है, दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना हुआ है, कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। तो लिख सकते हो कि कंपाउंड क्या होते हैं, कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, छाप लो। बाकी मिक्सचर हम नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, वो मटेरियल या वो मैटर जो एक से अलग टाइप के, एक से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ क्या कंटेन कर रखता है, एटम या एलिमेंट। जैसे HCl, दो डिफरेंट टाइप के एटम रखा है, हाइड्रोजन क्लोरीन। H2SO4, दो टाइप के एटम रखा है, हाइड्रोजन और सल्फर। और ऑक्सीजन तीन रखा है। HBr, दो टाइप का रखा है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। छाप लो। चलिए, अब जो हम देखते हैं क्या, मिक्सचर देखते हैं। तो मिक्सचर में पहला क्या आपका, होमोजीनस। अरे यार, होमोजीनस। होमो मतलब सेम,
हेट्रो यानी डिफरेंट, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको बताया था। ठीक है, यानी फेम कंपोजिशन होगा। फेम यानी बोल सकते हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, अब आपको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे सोल्यूशन तो उसमें बताएंगे कि जो सोल्यूशन होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर में आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट देखने को नहीं मिलेंगे, यानी आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आप समझ रहे हो कि यही ऑल कंपाउंड प्रेजेंट यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, यानी पानी में अगर जो शक्कर घोल दो अच्छे से तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि शुगर कितना था और वाटर कितना है। नमक को पानी में घोल दो तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये तो होमोजीनियस हो गया, यानी सॉल्ट प्लस वाटर। दूसरा आता है आपका हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इसमें क्या होगा, ऑल कंपाउंड, अरे यार ठीक है, तो इसमें जो कंपोनेंट होंगे, क्या कंपोनेंट, वो क्या होंगे, नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं होंगे मतलब आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, यानी जो कंपोनेंट होंगे वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे, वो डिफरेंट फॉर्म में होंगे। मतलब डिफरेंट मतलब ऐसा बोल सकते हो, आप पता कर सकते हो कि ये घुलते घुलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑयल एंड वाटर। ठीक है, पानी में अगर जो आप क्या डाल दो, ऑयल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, तो वो घुलेगा नहीं, वो तुम्हें ऐसे ही दिख जाएगा तैरता हुआ। तो ये क्या है, हेट्रोजीनस, कोई दिक्कत नहीं। होमोजीनस मतलब उसके जो क्या रहेंगे, एटम या पार्टिकल रहेंगे या कंपाउंड क्या रहेंगे, पूरे यूनिफॉर्म रहेंगे, आप पहचान नहीं सकते। बट हेट्रोजीनस में आप पहचान लोगे कि ये ऑयल है ये वाटर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल से हम चालू करते हैं अपना मेन। ठीक है, तो आपका पहला लेक्चर ये हुआ, दूसरे लेक्चर देखते हैं आप कल से।